अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बॉम्ब नहीं होता, गन भी नहीं होती, न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं होती, बल्कि एक कहानी होती है, एक नैरेटिव, एक झूठ जो इतना बार बार बोला जाए कि सच लगने लगे, तो शायद तुम हंस दो। लेकिन सोचो, इराक बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान जल गया, लीबिया टूट गया, सीरिया खून में डूब गया, फलस्तीन 75 साल से कैद है और अब ईरान को घेरने की तैयारी हो रही है। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई पैटर्न? क्या हर बार वही मुल्क टारगेट क्यों होते हैं जो खुद मुख्तार रहना चाहते हैं? क्या हर बार मीडिया पहले डेंजर, थ्रेट, डिक्टेटर, टेररिस्ट का लेबल क्यों लगाता है और फिर बॉम्ब्स गिरते हैं? क्या हर बार कहानी पहले लिखी जाती है और लाशें बाद में गिरती हैं? आज की वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं, ये एक आईना है जो शायद देखकर तुम्हारा दिल बारी हो जाए, क्योंकि जब सच समझ आता है तो नींद उड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबियाज टीवी। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आज एक खबर नहीं बताएंगे, हम वो सच बताएंगे जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे दबा दिया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे कुछ ताकतें सिर्फ जंग से नहीं बल्कि मीडिया, पैसा, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, और कैसे इराक से लेकर फलस्तीन, लीबिया से सीरिया, लेबनान से अफगानिस्तान और अब ईरान तक एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। आज तुम सिर्फ सुनोगे, आज तुम सिर्फ समझोगे और शायद आज के बाद दुनिया को कभी पहले जैसा न देखो। आज हम बात करेंगे पावर की, वॉर की और उस सिस्टम की जो बॉम्ब से कम और नैरेटिव से ज्यादा कंट्रोल करता है। दुनिया तलवार से कम कहानी से ज्यादा जीती जाती है। जो कहानी जीत गया वो दिमाग जीत गया, और जिसका दिमाग जीत गया वो पूरी नस्ल को कंट्रोल कर लेता है। आज जो कुछ इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन और ईरान के साथ हो रहा है, ये अलग अलग कहानियां नहीं है, ये एक ही पैटर्न के चैप्टर्स हैं, एक ही किताब के पन्ने। सबसे पहले चलते हैं इराक। 2003 अमेरिका ने पूरी दुनिया को बताया सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, केमिकल बॉम्ब्स, न्यूक्लियर प्लान्स, दुनिया के लिए खतरा। यूएन में स्पीचेस हुई, मीडिया ने रोज यही दिखाया। लोगों के दिमाग में डर बैठ गया। जब अवाम डर जाती है तो वो वार को सपोर्ट करती है, और फिर इराक पर अटैक हुआ, बगदाद पे मिसाइल बरसे, आसमान आग से भर गया। सिर्फ आर्मी नहीं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट सब टूट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोग मर गए। कुछ स्टडीज कहती हैं 2 लाख से ज्यादा सिविलियन, कुछ और एस्टिमेट से भी ज्यादा है। और जब सालों बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सोचो, एक झूठ, सिर्फ एक झूठ, और उस झूठ ने पूरी कौम बर्बाद कर दी। लेकिन कोई जिम्मेदार ठहरा? कोई जेल गया? नहीं। फिर अफगानिस्तान, अमेरिका ने कहा हम टेरर खत्म करेंगे, लेकिन 20 साल तक बॉम्ब गिरते रहे, ड्रोन स्ट्राइक, नाइट रेड्स, गाँव के गाँव उड़ा दिए गए। एक पूरी नस्ल ने बचपन सिर्फ वार में देखा। इंडिपेंडेंट रिसर्च के मुताबिक हजारों नहीं, लाखों अफगान लोग मारे जा चुके थे। और फिर 20 साल बाद अमेरिका निकल गया, अफगानिस्तान वापस उसी हालत में। तो फिर वार का फायदा क्या हुआ? क्या इसका फायदा अफगान अवाम को हुआ या फिर वेपन्स कंपनीज को? फिर लीबिया, गद्दाफी, उसका सिस्टम परफेक्ट नहीं था लेकिन मुल्क स्टेबल था। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ऑयल का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा था। फिर मीडिया ने नैरेटिव चेंज किया, डिक्टेटर, डेंजर, ह्यूमन राइट्स थ्रेट। फिर नेटो ने बॉम्बिंग शुरू कर दी, रिजीम गिरा दिया, गद्दाफी को मार दिया गया। और आज लीबिया डजन मिलिशिया, सिविल वॉर, स्लेव मार्केट्स तक वापस आ गए। एक मुल्क जो स्ट्रॉन्ग था उसको तोड़ दिया गया। फिर सीरिया, 2011 से सिविल वॉर, लोकल प्रोटेस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे फॉरेन पावर ने अपनी अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स भेज दिए। हर कोई अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। रिजल्ट, शहरों के शहर खत्म, 5 लाख से ज्यादा लोग मारे, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, बच्चे समुद्र में डूबते हुए एक खूबसूरत मुल्क को चेस बोर्ड बना दिया गया। फिर लेबनान, डायरेक्ट वॉर कम लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा, सैंक्शंस, करेंसी क्रैश, इन्फ्लेशन, लोगों के पास रोटी नहीं, कभी कभी बॉम्ब, कभी पॉलिटिकल केओस, कभी बॉर्डर टेंशन, स्लो डिस्ट्रक्शन, कभी कभी गोलियां नहीं, भूख भी वार होती है। फिर फलस्तीन, सबसे पुराना जख्म, 75 साल से भी ज्यादा ऑक्यूपेशन। गाजा एक ओपन एयर प्रिजन है, बिजली लिमिटेड है, पानी लिमिटेड, मूवमेंट बंद, और जब रेजिस्टेंस होती है तो हेवी बॉम्बिंग, फाइटर जेट्स वर्सेस बच्चे, हजारों सिविलियंस मारे। लेकिन न्यूज क्या कहती है? कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज चेंज करके जुल्म को नॉर्मल बना दिया जाता है। ये नैरेटिव कंट्रोल है। फिर ईरान, ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर मुश्किल है उनका, इसलिए स्ट्रेटेजी अलग है। इकोनॉमिक सैंक्शन, करेंसी तोड़ दो, ट्रेड बंद कर दो, दवाइयों की कमी, महंगाई आसमान पर, लोग अपनी ही गवर्नमेंट से तंग आ जाएं, फिर अंदर से प्रेशर क्रिएट करो,
फिर रिजिम वीक हो, ये मॉडर्न वारफेयर होता है। हर वॉर बॉम्बिंग से नहीं होती, कुछ वॉर बैंक और डॉलर से होती है, और इन सब के पीछे यूएस और इसराइल का अलायंस स्ट्रॉन्ग रहता है। $बिलियन मिलिट्री एड, एडवांस्ड वेपन्स, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, यूएन वेटो पावर, पॉलिटिकल बैकिंग, ये कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये सीधी सी पावर पॉलिटिक्स है। स्ट्रॉन्ग अपने फायदे के लिए सिस्टम चलाते हैं, वीक लोग पिस जाते हैं, और मीडिया वो स्टोरी लिखता है। अब हॉलीवुड मूवीज देखो, हीरो कौन होता है? अमेरिकन सोल्जर। विलन कौन होता है? दाढ़ी वाला मिडल ईस्टर्न। बचपन से दिमाग प्रोग्राम हो जाता है। ये सॉफ्ट पावर है, नॉर्मलाइजेशन है, और फिर हम सिर्फ देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। यही सब एक खतरनाक चीज है। जब जुल्म नॉर्मल लगने लगे तो इंसानियत मर जाती है। इसलिए आंखें खोलो, ब्लाइंड मत बनो, हर न्यूज को क्वेश्चन करो, और अगर तुम मुस्लिम हो तो याद रखो, दीन सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं, मजलूम के साथ खड़ा होना भी इबादत है। और अगर तुम सिर्फ इंसान हो तो इंसानियत तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा किसने जुल्म किया और किसने चुप रहकर जुल्म को होने दिया, और फैसला तुम्हारा होगा, तुम किस साइड खड़े हो।